मम्मी, ये मेहमानों की लिस्ट में रजनी मौसी का तो नाम ही नहीं है। अरे रजनी मौसी कैसे तेरी शादी में आएगी? पता है ना वो यूएस में रहती है। चाहे मेरी मौसी कहीं भी रहती हो, लेकिन अपनी भांजी की शादी में तो उन्हें आना ही पड़ेगा। अरे मेरी मौसी आएंगी तो लड़के वालों के सामने थोड़ा रुतबा बनेगा ना। मैं अभी के अभी रजनी मौसी को फोन करती हूँ। रितु जल्दी से अपनी रजनी मौसी को फोन करती है। हेलो। हेलो रजनी मौसी, कैसी हो? आपको याद है ना मेरी शादी है, तो कब आ रही हैं आप घर पर? बेटा, तो मैं कल की फ्लाइट से आ जाऊंगी, लेकिन तुझे मेरे पास फोन करने के लिए यही टाइम मिला क्या आधी रात को? अरे सॉरी सॉरी मौसी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वहां पर आधी रात हो रही होगी। चलो आप सो जाओ, लेकिन कल की फ्लाइट से घर पर आ जाना। अब जैसे ही रितु अपनी मौसी को इनवाइट करती है तो अगले दिन की फ्लाइट करके उसके अगले दिन तक उसकी मौसी उसके घर पहुंच जाती है। ले आ गई मैं। भाई मेरे लिए जल्दी से कोई गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय बनाकर ला दो, बड़ा सर भारी भारी सा हो रहा है। आप बैठो मौसी, मैं अब भी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है पगली, यहीं रुक, तुझसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, किसी और को बोल दे। घर पर पहुंचती ही रजनी मौसी से खूब सारी बातें करती है। 2 दिन बाद रितु की मेहंदी का फंक्शन आता है। यार मम्मी, मेरी मेहंदी वाली कितने बजे तक आएगी? आपने फोन नहीं किया था क्या उनको? अरे कर तो दिया है, रास्ते में आ रही है बेटा। वैसे रितु दीदी ना, आप बड़ी लकी हो। आपके ससुराल वालों ने खुद आपके लिए अपने यहाँ से मेहंदी आर्टिस्ट भेजी है, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ये तो है, लेकिन वो पहले आए तब की बात है ना, पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे ये लो आ गई। कहाँ पर रह गई थी तुम? बस अब क्या बताऊं आंटी, रास्ते में ट्रैफिक इतना था। अच्छा चलो अब जल्दी से आओ और मुझे मेहंदी लगा दो, उसके बाद बाकी सबको भी मेहंदी लगानी है। मेरे साथ एक और लड़की आई है, वो दुकान से कुछ लेने गई है। हम दोनों मिलकर अच्छे से आप सबको मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी वाली पहले रितु को मेहंदी लगाती है। सब मेहंदी के फंक्शन में खूब एंजॉय कर रहे थे। रितु को मेहंदी लगाने के बाद मेहंदी वाली बाकी सबको मेहंदी लगाना शुरू करती है। अरे चलो मुझे भी मेहंदी लगा दो, मैं भी मेहंदी लगवाकर फ्री हो जाऊं। जी आंटी। मेहंदी वाली रजनी मौसी को मेहंदी लगाना शुरू करती है और रजनी मौसी उसे बातों में लगा देती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लड़के वालों को अच्छे से जानती हो क्या? हाँ, हम पड़ोसी हैं ना, तो बचपन से उनको जानते हैं। अच्छा चलो, तब तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने सुना है लड़के वाले बहुत अमीर है, काफी सारी प्रॉपर्टी है उनके पास। सच तो बोल रहे हैं ना? जी जी, काफी अमीर है वो लोग, बहुत किस्मत वाली है आपकी भांजी जो इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ। अरे लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब वो खुद इतने पैसे वाले हैं तो उन्होंने ऐसे घर में अपने बेटे का रिश्ता क्यों किया? क्या आंटी, लड़की वाले भी तो अच्छी अमीर हैं, इनके पास भी तो काफी प्रॉपर्टी है ना, ये देखकर ही तो रिश्ता हुआ है। अरे प्रॉपर्टी तो है, लेकिन प्रॉपर्टी पर केस भी तो चल रहा है। अब केस ये जीतेंगे, इनका बड़ा भाई जीतेगा या छोटा भाई, कैसे पता? लगता है इन्होंने उन लोगों को पूरी बात नहीं बताई। अच्छा, तब तो बड़ा गलत किया इन लोगों ने। कभी लड़के वालों को पता लगा तो पता नहीं क्या होगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता लगे, इसीलिए तो तुझे बताया है, ताकि तू उन्हें बताए और वो ये रिश्ता तोड़ दे। लगता है रजनी मौसी जितनी अच्छी लग रही थी उतनी अच्छी है नहीं, यहाँ पर वो किसी और ही मकसद से आई है। अब रितु के फंक्शन में तो रजनी मौसी ये सब कर देती है और अगला फंक्शन आता है रितु के संगीत का। अरे सीमा, संगीत के फंक्शन के लिए चलना है कि नहीं? वहाँ लड़के वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। एक तो आज के लिए साथ में फंक्शन रखने का पता नहीं कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हमारे जमाने में तो लड़का लड़की के घर अपने अलग अलग फंक्शन होते थे। दीदी अब जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। बाहर गाड़ी आ गई है, चलिए चलते हैं। सब लोग संगीत के फंक्शन के लिए निकलते हैं, जो पास के ही एक लॉन में रखा गया था। लड़के और लड़की वाले एक साथ मिलकर आपस में खूब धमाकेदार डांस कर रहे थे। तभी रजनी मौसी की नजर पड़ी लड़के की मौसी पर। अरे अरे, नमस्ते सिमरन जी, आप ही लड़की की मौसी है ना? जी जी, मैं ही हूँ। अब रजनी जी है ना रितु की मौसी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। वैसे संगीत का फंक्शन बहुत ही जोरदार किया है, काफी खर्चा पड़ गया होगा ये फंक्शन कराने में। आजकल तो शादी का एक फंक्शन जितने पैसों में होता है उससे आधे पैसों में तो पहले हमारी पूरी शादी के फंक्शन ही पड़ जाते थे। सो तो है, सो तो है। वैसे बहन जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। बोलिए ना बहन जी, क्या बात है? आपकी फैमिली में सब लोग अच्छी खासी नौकरी पर है और जाहिर सी बात है इंसान अपने जैसे परिवार में ही रिश्ता ढूंढता है, फिर आपने ऐसे घर में अपने भांजे की शादी क्यों तय की? अपनी बहन को समझाया नहीं आपने?
मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। दीदी ने सोच समझ कर ये रिश्ता किया है। लड़की का भाई भी तो अच्छी खासी नौकरी करता है, लड़की भी पढ़ी लिखी है। कह रही थी शादी के बाद नौकरी करूंगी, तभी रिश्ता फाइनल हुआ है। आजकल रिश्ते के नाम पर बेवकूफ बनाना बड़ा ही आसान हो गया है। इन्होंने बोला और आपने मान लिया। देखो, आप भी सोच रही होंगी कि अपनी ही फैमिली की बुराई कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे की शादी ऐसे झूठ की बिना पर हो। देखिए, अब आप ना मुझे डरा रही हैं। जो भी बात है साफ साफ कहिए ना, क्या झूठ बोला इन्होंने हमसे? बहन जी, पहली बात तो ये जो इन लोगों ने बोला ना कि लड़की का भाई बहुत अच्छी नौकरी करता है, अरे कुछ नहीं करता। बस बोलता है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, कोई नौकरी नहीं है इसके पास। अच्छा, खैर चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी लड़की के भाई से हमें क्या लेना देना। लड़की पढ़ी लिखी है, नौकरी कर लेगी, परिवार में तो उसे ही रहना है। शायद मेरी ये बात आपको बुरी लग जाए बहन जी, लेकिन जो लड़की शादी से पहले नौकरी नहीं कर रही, क्या आपको लगता है वो शादी के बाद नौकरी करेगी? ये सब बस अच्छे घरों में रिश्ते करने के तरीके होते हैं। इन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए अमीर खानदान ढूंढना था, सो इन्हें मिल गया। और अपनी बेटी के लिए इन्होंने जितना बताया ना कि इतनी पढ़ी लिखी है अरे कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं है, बस ग्रेजुएशन की है, जो आजकल सभी कर लेते हैं। क्या? ये तो साफ साफ झूठ की बिना पर रिश्ता हो गया। फिर मैं आज ही दीदी से इस बारे में बात करूंगी। ये रिश्ता अभी ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। अरे नहीं नहीं, आप बताओगी तो बीच में मेरा नाम आ जाएगा। लड़की वालों तक खुद ये बात पहुंचने दो। आप भी क्यों खुद को बड़ा बनाती हो? और सच्चाई ना ज्यादा समय तक छुपी नहीं रहती। आप देखना, शादी से पहले उनके कानों में ये बात अपने आप पड़ जाएगी, उसके बाद रिश्ता अपने आप टूट गया समझो। चलो, लड़के की मौसी के कानों में भी ये बात मैंने डाल ही दी। अपनी बहन को तो ये बातें जरूर बताएगी, और अगर इन बातों से भी काम नहीं चला तो अगला फंक्शन तो है ही। आधी से ज्यादा आग तो रजनी मौसी लगा ही चुकी थी। अब आग की चिंगारी को थोड़ा और बढ़ाने की बारी थी, जिसकी कसर वो बाकी के फंक्शंस में पूरी करने वाली थी। अगले दिन उनका हल्दी फंक्शन था और अब मौसी जी लड़के की चाची को ढूंढ रही थी। अरे 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 मधु जी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। नमस्ते रजनी जी। नमस्ते बहन जी। मैंने सुना है आपने हमारे होने वाले दामाद जी को हमेशा अपने बेटे की तरह रखा है। शादी में भी बहुत कुछ किया आपने। जी बिल्कुल। अब मेरा कोई सगा बेटा तो है नहीं, तो मेरे लिए तो समीर ही मेरे बेटे जैसा है। बहन जी, जब आप समीर को अपने बेटे के जैसा प्यार करती हैं, तो उसका रिश्ता करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत और छानबीन कर लेनी चाहिए? छानबीन? कैसे छानबीन? रिश्ता तो हमने लाखों में एक ढूंढा है। लड़की का पूरा परिवार इतना अच्छा है। अरे आप तो लड़की की मौसी है, हमसे ज्यादा उन्हें जानती है। आपसे ज्यादा उन्हें जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ आपको ये रिश्ता ना देखभाल करके करना चाहिए था। क्यों, रिश्ते में कोई कमी है क्या? बहन जी, अब आपको क्या ही बताऊं, लेकिन किसी के साथ ऐसे धोखा होते हुए मैं नहीं देख सकती। अरे कैसा धोखा बहन जी? देखिए, आप बातों को गोल गोल मत घुमाइए, जो भी बात है ना सीधे सीधे बता दीजिए। अरे ना, तो लड़की के पिताजी कुछ करते हैं, दिन भर बस घर में पड़े रहते हैं, और ऐसा ही इसका भाई है, बस इधर उधर से खर्चा चल रहा है, और ये शादी का सारा फंक्शन भी उधार पर किया है। लेकिन बहन जी, अगर इन लोगों ने सारा फंक्शन उधार पर किया भी है तो क्या हो गया? बहुत लोग ऐसा करते हैं, बाद में पैसा चुका देते हैं। और रही बात काम की, वो तो अब क्या ही बोले, आज नहीं तो कल काम पर लग ही जाएंगे। आप ना बहुत ही ज्यादा भूली हो बहन जी। इन लोगों को कमाना नहीं था, हराम का खाना था, इसीलिए तो इतने बड़े घर में लड़की का रिश्ता किया, ताकि जिंदगी भर आराम से बैठकर खाए। अरे एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरे जीजा जी और भांजा दोनों को ही जुए की बड़ी लत है। जरा सोच लीजिएगा। क्या, जुए की लत? बाप रे बाप। लेकिन आप लड़की की मौसी होकर हमें ये सब बता रही है। आपके परिवार की बात तो आपको छुपानी चाहिए ना। बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन जब कोई खुद ऐसे दर्द से गुजर रहा हो ना, तो वो दूसरों के साथ ऐसा धोखा होते हुए नहीं देख सकता। मेरे बेटे की शादी भी ऐसे ही धोखे से हुई थी, हम आज तक पछता रहे हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और को पछताना पड़े। ऐसी बात है तो मैं दीदी से बात करूंगी। ऐसे घर में अपने समीर का रिश्ता हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जो लोग इतने बड़े झूठे हो। बहन जी, कल तो सगाई है, कल इन लोगों की सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। जो लेना देना है कल सबको दिख ही जाएगा। आप आज बोलोगी तो बुरी बनोगी ना। हाँ चलिए, अच्छा हुआ आपने बता दिया। अब तो हम ये रिश्ता तोड़कर ही रहेंगे।
अब तो बस कुछ सगाई में विस्फोट होना बाकी है। शादी तक तो बात जान ही नहीं दूंगी। अगर एकदम से पहले दूसरे फंक्शन में ही रिश्ता टूट जाता तो सबको लगता किसी ने जानबूझकर ही रिश्ता तोड़वाया है और रिश्ता जोड़ने की पूरी कोशिश होती। लेकिन अब मैं रिश्ता जोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ूंगी। आग तो पहले से बहुत ऊपर तक भड़क चुकी थी। अगले दिन बारी आई सगाई की, लेकिन सगाई के दिन माहौल बड़ा गर्म था। पता नहीं क्या बात है, लेकिन लड़के वालों का मुंह आज कुछ बना बना सा लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था। तुम रुको जरा, मैं चक्कर लगा कर आती हूँ। रजनी मौसी घूमते घूमते दूल्हे की माँ के पास जाकर बैठ जाती है। अरे समधन जी, क्या बात है? आप आज मुझे जरा उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है बहन जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे पता है आपने हमारी मदद करने की बहुत कोशिश की है इन लड़की वालों की सच्चाई सामने लाने में। मन तो कर रहा है अभी के अभी ये रिश्ता तोड़ दूं। बहन जी, अगर मन कर ही रहा है तो रिश्ता तोड़ ही दीजिए। वैसे भी ना, एक बार जिस चीज से मन उठ जाए वो करनी नहीं चाहिए, वरना जिंदगी भर उसका पछतावा रहता है। हम रिश्ता तोड़ तो दे, लेकिन ये तो सामने से बोलेंगे ना, जिसने भी आपको ये सब बताया है, झूठ बताया है। हम तो सब कुछ आपके सामने ही कर रहे हैं। अरे तो अपने बेटे के लिए कुछ मांग लीजिए ना। इतने अमीर हैं आप, इतनी अच्छी नौकरी है आपकी लड़की की, तो एक गाड़ी तो दहेज में बनती है। मुझे तो लगता नहीं ये दहेज में आपको गाड़ी या कुछ भी देने वाले हैं। हमने रिश्ते के टाइम पर इनसे बात तो की थी, तब इन्होंने बोला कि अभी हमने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, थोड़े टाइम बाद उसका रिटर्न आ जाएगा तो गाड़ी शादी के बाद दे देंगे। ये ना बस कहने पर की बातें होती है। अरे जब पैसे ही नहीं थे तो इतनी जल्दी क्या थी बेटी की शादी करने की? जब सारे पैसे हाथ में आ जाते तो कर देते बेटी की शादी। मैं तो कहती हूँ एक बार मांग कर देख लो, रिश्ता तोड़ने का अच्छा बहाना मिल जाएगा। रजनी मौसी की बातें सुन सुनकर मीरा और भड़क जाती है और सीधी रितु के मम्मी पापा से गाड़ी की बात करती है। अरे बहन जी, लेकिन गाड़ी की बात तो पहले ही हो गई थी कि शादी के कुछ टाइम बाद हम गाड़ी दिलवा देंगे। आपको हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया तो था। देखिए, हम पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, इसलिए अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। अब तो जब गाड़ी मिलेगी तभी रिश्ता होगा, वरना हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है। अरे बहन जी, लेकिन एकदम से हम गाड़ी कहाँ से ले आए? गाड़ी खरीदने में भी तो समय लगता है। आप तो चाहे 10 साल भी लग जाए तब भी गाड़ी खरीद कर नहीं दोगे। ना तो आपका बेटा कुछ काम करता है, ना आप कुछ काम करते हो। घर तो आपका उधारी पर चलता है। हमारा अमीर खानदान देखा तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए कूद पड़े। ये आप सब क्या कह रही हैं बहन जी? मैं और मेरा बेटा अच्छी खासी इज्जत की नौकरी करते हैं। आखिर किसने बोला है आपको ये सब? पता है कितनी अच्छी नौकरी करते हो। वो तो शुक्र है रजनी जी का जो उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया, वरना हम तो आप लोगों की बात में आकर कर देते अपने बेटे की जिंदगी का सत्यानाश। अब रिश्ता करूंगी तो देख कर ही करूंगी, ऐसे झूठों के घर में रिश्ता नहीं करना मुझे। चलो बेटा। सगाई वाले दिन ही रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अब मीरा जी ने तो ले दिया था रजनी मौसी जी का नाम कि सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। जैसे ही सब सगाई वाले वहां से चले गए, रजनी जी के ऊपर सबका गुस्सा बरस पड़ा। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरी बहन होकर मेरी ही बेटी के साथ ऐसा करोगी। अरे आपने तो उसका घर बसने से पहले ही तोड़वा दिया। कितनी खुश होकर मेरी बेटी ने आपको यहाँ पर बुलाया था और आपने यहाँ आकर ये किया। क्या मिल गया आपको ये सब करके? मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सोच समझ कर किया है। तुम अभी कुछ जानती नहीं हो। जानती तो मैं पहले नहीं थी, लेकिन अब आपको अच्छी तरह जान गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप हमारा इतना बुरा सोचती हैं। हम सबके बारे में कितना कुछ गलत गलत बोला है आपने कि मेरा बेटा काम नहीं करता, मेरा पति कामचोर है, उधारी और कर्ज पर जीवन चलाते हैं अपना। हाँ, मैंने ये सब बोला, लेकिन अगर मैं ये नहीं बोलती तो ना ये रिश्ता टूटता। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं यहाँ पर रिश्ता तोड़वाने ही आई थी। क्या? देखिए तो सही, बोलने में भी शर्म नहीं आ रही। एक मिनट मम्मी, इसमें रजनी मौसी की कोई गलती नहीं है। मैंने इन्हें ये रिश्ता तोड़वाने के लिए बोला था। रजनी मौसी तो यहाँ पर आ भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि आपको यहाँ आकर मेरा रिश्ता तोड़वाना है तो वो यहाँ आई। अरे ये सब क्या बकवास चल रही है? कोई कुछ समझाएगा हमें? मैं आपको अच्छे से बताती हूँ पापा। जब ये रिश्ता तय हुआ तब मैंने आपको बोला था कि मुझे ये शादी नहीं करनी, क्योंकि ये रिश्ता ठीक नहीं है। उन लोगों ने आपको अपनी जैसी इमेज दिखाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। ना तो वो लड़का अच्छा था, ना ही उनकी फैमिली। मैंने आपको ये बात बताई थी, लेकिन आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, और रितु ने मुझे ये सब बताया कि आप लोग उसकी बात सुने बिना ही उसकी शादी वहां पर कर रहे हो, और मैं रितु के साथ ऐसा होते नहीं देख सकती थी। आप लोगों को तो लगा कि मैं जानबूझकर ये सब कर रही हूँ, क्योंकि शायद मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती या किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था।
कितनी बार समझाया था रितु ने आप लोगों को, लेकिन अब आपने उसकी एक बात नहीं सुनी तो रिश्ता किसी न किसी तरीके से तो तोड़वाना ही था। घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। वो लड़का एक नंबर का अय्याश है, ये बात भी आप लोगों ने नहीं सुनी। पिता भी जुआरी है। बताओ, अब ऐसे घर में रिश्ता होने देती मैं मेरी रितु का? अच्छा होता जो हम सब पहले ही तेरी बात सुन लेते रितु, तो इतना बड़ा ड्रामा होता नहीं। पर अच्छा हुआ ऐसे घर में मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अगर आप यहाँ आकर ये सब नहीं करती, हम तो अपनी बेटी को ऐसे नर्क में ही ब्याह देते। जो रजनी मौसी अभी तक सबको गलत लग रही थी, जब सारी सच्चाई सामने आई तो लड़के वालों का ही भांडा फूट गया और चुलबुली मौसी जी ने अपनी बुलबुली भांजी की शादी को तुड़वाने का मिशन कंप्लीट कर दिया। सुबह सुबह एक तरफ चाय चढ़ाकर दूसरी तरफ विनीता अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। बड़ी खिलखिला रही है मेरी बेटी, क्या बात है? तेरी सास अपने मायके जा रही है क्या? चुड़ैलों के मायके कहाँ होते हैं मम्मी, तो मेरी सास का मायका कहाँ से होगा? मेरी सास ने तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा लिया था। मायका खत्म है, मम्मी जी कहाँ जाएगी? जिस दिन से मैं यहाँ आई हूं ना, मम्मी जी कहीं नहीं गई। तो फिर किस बात की खुशी है तुझे? वो तो मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि करण को उसके ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी मिल रही है। पिछले 2 सालों से उसने एक भी सीएल नहीं लिया था, इसलिए ऑफिस वालों ने कहा जाइए घूम कर आइए। पिछले साल की मेरे 4 महीने तो मेरी ननद की सेवा करने में चले गए। अब तो उनका बच्चा हो गया है, अब कम से कम मैं फैमिली प्लानिंग कर सकती हूँ। जब भी मैं बच्चा करने की सोचती हूँ, मेरी ननद पहले ही प्रेग्नेंट होकर बैठ जाती है। इससे पहले कि वो तीसरा बच्चा प्लान कर ले, मैं अपना बच्चा प्लान कर लूंगी मम्मी। विनीता अपनी माँ से बात कर रही थी कि बाहर से सुशीला की आवाज आती है। फोन रख दे बहू, चाय उबल जाएगी। हाँ हाँ, मैं फोन रखती हूँ मम्मी, चाय बन गई है। विनीता चाय लेकर हॉल में जाती है और अपने सास ससुर को देती है, तो वहीं रखा उसकी सास का फोन बज जाता है। अरे मेरी पूजा बिटिया का फोन है। आप पूजा कैसी है? कितने दिन हो गए तुझे देखे। अब तो नैन्सी भी 1.5 साल की हो गई है, अब तो आजा बिटिया अपनी माँ के पास। अरे रहने दीजिए आप भी ना, ब्याही हुई बेटी है, अपना घर नहीं देखेगी क्या? कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, तू अपना ससुराल देख। काफी दिन ससुराल देख लिया मैंने पापा। आपके दामाद को कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है, तो वो मेरे सास ससुर को घुमाने लेकर जा रहे हैं। मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। अब सबकी किस्मत भाभी के जैसी तो होती नहीं कि छुट्टी मिलते ही पति घुमाने ले जाए। मेरा पति तो मेरी सास का ही है। रहना भी चाहिए, जिस औरत ने उन्हें जन्म दिया उससे मैं इन्हें कैसे छीन सकती हूँ? दीदी आ रही है मम्मी जी। हाँ, तो तेरे सीने में क्यों सांप लौट रहा है? हो गई फैमिली प्लानिंग। और अगले ही दिन अपनी दोनों बेटियों के साथ पूजा अपने मायके आ धमकती है। रिवी ध्यान से, नैन्सी को चोट लग जाएगी ना। नानू नानू। हाँ बाबा, आजा नानू के पास। क्या बताऊं मम्मी, पूरे रास्ते नानू नानू करके परेशान कर दिया इसने। बच्चों की आवाज सुनकर विनीता समझ जाती है कि पूजा घर आ गई है, और इस बात से दुखी होने के बावजूद उसे रसोई से बाहर आना ही पड़ता है। आ गई दीदी आप? नहीं आना चाहिए था क्या भाभी? अरे मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। मैं तो मजाक कर रही थी भाभी। ननद भाभी में तो ये सब चलता ही रहता है। आप पकड़ी अपनी भांजी को। क्या बताऊं मम्मी, बच्चों को पालना इतना मुश्किल काम है, ये अब मुझे समझ में आ रहा है। मुझे और भैया को कैसे संभाला होगा ना आपने। धन्य है आप माता जी। बेटा, माँ होना जिम्मेदारी की बात तो है। वही तो मम्मी, जिम्मेदारी तो है, पर घर गृहस्थी भी कोई चीज होती है कि नहीं? ये आजकल की लड़कियां छुरी छटांग रहना चाहती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। घर तो बच्चों से बनता है, सास ससुर पति बच्चे। एक औरत के लिए जीवन का असली मतलब तो यही होता है ना। आई नहीं कि बातें चालू हो गई। मैं जा रहा हूँ अपनी नैन्सी को बाहर घुमाने। नन आइसक्रीम। नहीं नहीं पापा, ये बहुत बदमाश हो गई है, बाहर की कोई भी चीज नहीं खिलाती मैं इसे। नो रिवी, नो आइसक्रीम, बैड फॉर टीथ। भाभी आप ना इसके लिए रोटियां बना दो। रोटियां खिलाना शुरू कर दिया है मैंने इसे।
बस साथ में जो सब्जी बनाओगे ना उसमें मिर्ची मत डालना, मिर्ची बहुत लगती है इसे। खाना खिलाकर बैठा दूंगी ना तो अपने आप आइसक्रीम का भूत उतर जाएगा। किस पेट में खाएगी आइसक्रीम जब भूखी नहीं रहेगी तो। ठीक है दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। विनीता ये कहती है कि तभी उसकी गोद में नैन्सी सुसु कर देती है। कोई बात नहीं दीदी, ये तो खुद भगवान का रूप है। शायद आपने इसे डायपर नहीं पहनाया था, मैं अभी पहना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं नैन्सी को डायपर नहीं पहनाती। आजकल के ज़माने की मम्मियों जैसे एडवांस में नहीं बन सकती। दिन भर बच्चों से फ्री रहने के लिए डायपर पहना देती हैं उन्हें। अरे बेचारे बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते। आप बस ना नैन्सी को क्लीन कर दो, घर पर ही तो है, कहीं सुसु कर भी देगी तो साफ हो जाएगा। हाँ बहू, वैसे भी अब ये पीती क्या, दूध तो पीती है, कहीं से पॉटी कर भी दी तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। स्मेल तो आएगी ना मम्मी जी। आपका ठीक है भाभी, आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता, और पड़ेगा भी कैसे, आपके बच्चे ही नहीं है ना। आजकल की लड़कियों का सही है मम्मी, किसी को बच्चा ही नहीं करना, सबको फ्रीडम चाहिए, तितलियों की तरह उड़ना है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। खैर मेरी किस्मत में ये कहा। विनीता नैन्सी को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। हे भगवान, मेरी सास मेरे सर पर नाचने के लिए कम थी क्या, जो तूने ये हिडिंबा भी भेज दी। हद होती है किसी चीज की। 2 मिनट हुए नहीं आए कि ये कर दो, वो कर दो, खाना बना दो, पॉटी साफ कर दो, जैसे कि दुनिया में यही मां बनी है। विनीता ये कहती है कि उसकी गोद में नैन्सी पॉटी कर देती है। हे भगवान, अब ये भी करना पड़ेगा मुझे। किसी तरह विनीता नैन्सी को साफ कर उसे पाउडर लगाना शुरू करती है कि तभी कमरे में पूजा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ती हुए कहती है, अरे अरे भाभी, ऐसे कोई भी पाउडर नहीं लगा देती बच्चों को। नैन्सी के लिए मैं स्पेशल पाउडर लाई हूँ। बाहर इतने बड़े पर्स में मेरा सामान थोड़ी ना है, मुझे कौन सा साज श्रृंगार करना है, उसमें तो बच्चों का ही सामान है। आप जाइए और नैन्सी के लिए दूध बनाकर ले आइए, तब तक मैं इसे पाउडर लगाकर डायपर पहना देती हूँ। पर आपने तो कहा कि आप नैन्सी को कभी डायपर नहीं पहना दी। पढ़ी लिखी होकर भी ना आप गवारों वाली बात कर देती है भाभी। अब मुझे बेटी को लेकर बाहर जाना है तो डायपर तो पहनाना ही पड़ेगा ना। ये लीजिए, इसके पापा का फोन आ गया, 1 मिनट नहीं रह पाते अपनी लाडो के बिना। ये भी एक नंबर की 2 मुहैया सांप है, अपनी माँ के सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ और। इतनी छोटी सी बच्ची के लिए मोटर वाला दूध बनवा रही है। कुछ देर बाद सभी खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही विनीता खाने के लिए बैठती है, क्या हो गया बिट्टू को, मामी के पास जाना है। अब आप इसे खाना खिलाइए भाभी, इसे तो मामी ही चाहिए। थोड़ी देर आप ही पकड़ कर रहेंगी ना तो मेरा हाथ जरा सा रिलैक्स हो जाएगा। दिन भर ना इसे पकड़े पकड़े मैं भी थक जाती हूँ। हाँ हाँ बहू पकड़ेगी ना, पकड़ ले बहू। सुबह से तो दोनों बच्चे मेरे पास ही हैं मम्मी जी। विनीता रीवी को खाना खिलाने की जद्दोजहद में लग जाती है और इसी बीच पूजा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। भाभी, रीवी का मुंह उस तरफ कीजिए ना, अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मुझे बाहर जाने नहीं देगी। वो तो मैं आपको ऐसे भी जाने नहीं दूंगी। देख ले रीवी, तेरी मम्मी बाहर जा रही है। बच्ची बच्ची, कौन जा रहा है बच्ची? वो नानू है। हाँ, आइसक्रीम खाना है ना रीबू को। पापा, आप रीबू को अंदर ले जाइए ना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी सहेलियों से मिलने। नैन्सी भी कमरे में सो रही है, कभी भी उठ जाएगी। आप संभाल लेना। हाँ, बाय। अरे कैसे संभाल लूं? मुझे तो लगा था दीदी की डिलीवरी करवाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, पर ये तो सब कुछ मेरे सर पर ही आ गया। मम्मी जी, कहाँ हैं आप? क्या मम्मी जी लगा रखा है, वह जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना चली गई है। अरे 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे तुझसे, अपना बच्चा करेगी तो कैसे संभालेगी? तब आप भी तो रहेंगी ना बच्चों की प्यारी दादी। आप नैन्सी को अपने पास रखिए मम्मी जी, मैं तब तक रीबू को चुप करवाती हूं। ऐसे भी डोरेमोन देखना है, तब से रो रही है। हाँ तो जल्दी टीवी चालू करके इसे बिठा दे, ये बैठकर देखती रहेगी, तब तक तू रात के खाने की तैयारी कर ले। एक काम कर, सब्जियां लेकर यही हॉल में आ जा, मैं नैन्सी को तेरी गोद में सुला देती हूँ। गोद हिलाती रहना और सब्जियां काट लेना,
ऐसे ना नैन्सी की नींद नहीं खुलेगी। चल मैं चलती हूँ सत्संग में। फिर कौन संभाले ननद की बेटियों को? यहाँ गोद में नैन्सी को सुलाकर विनीता डोरेमोन देखती हुई सब्जी काट रही थी। तभी उसे किसी चीज के जलने की स्मेल आती है और वो देखती है कि रीवू बैठकर पेपर जला रही है। हे भगवान, ये कहां से सीख लिया बेटा? पीछे आ जाओ, जल जाओगे। मैं इसमें आइसक्रीम डाल दूं, फिर ये आग बुझ जाएगी। किसी तरह सब कुछ साफ करके विनीता दोनों बच्चों को लेकर फिर से बैठती है। आप बड़ी बहन हो ना? हाँ, नैन्सी की। देखो बेटा, नैन्सी सोफे पर सो रही है, वो गिरे नहीं, आप ये ध्यान रखना। तब तक मैं सब्जी छौंक कर आती हूँ। जाओ ना बेटा। हाँ मम्मी, मैं कुछ नहीं करूंगी। और जैसे ही विनीता पीछे मुड़ती है, रीवू नैन्सी के मुंह पर अपना हाथ रख देती है। इत्तेफाक से विनीता ये देख लेती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? कभी कुछ तो कभी कुछ। इन 4 घंटे में तो विनीता की हालत अब मरी तब मरी वाली हो जाती है। ये 15 दिन की छुट्टी कहीं मेरी छुट्टी ना करवा दे। तभी अचानक विनीता को घंटी की आवाज सुनाई देती है और नींद में सो रही विनीता घबरा कर उठती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? आज तो बड़ा लंबा सो गई तू। 10 बज रहा है सुबह के। दीदी नहीं आई? ओह, मतलब ये सब मेरा सपना था। तूने सपना देखा पूजा के बारे में? बिल्कुल सही देखा। कुछ देर पहले ही पूजा ने फोन किया था कि वो आ रही है। और ये सुनते ही विनीता फिर से सो जाती है। कुसुम की बहू सलोनी का रंग बहुत काला है, इसलिए वो अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुसुम का बेटा आयुष दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो दिमागी रूप से बीमार है। इसलिए कुसुम ने उसकी शादी एक काली लड़की से करवा दी, क्योंकि उसके पागल बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता था। माँ, वो देखो कौवा, कौवा देखो कितना काला है। बिल्कुल सलोनी की तरह। सही कह रहा है बेटा तू। वैसे ये कौवा भी तेरी बीवी से ना ज्यादा गोरा है। माँ देखो आ गई सलोनी। सलोनी, मेरे लिए क्या लाई हो तुम? आयुष जी, मैं आपके लिए चॉकलेट मिल्क शेक लाई हूँ। क्या? चॉकलेट शेक? बड़ा मजा आएगा। दो ना, दो ना। सलोनी, मैं चॉकलेट शेक पी लूंगा तो तुम मेरे साथ खेलोगी ना? हाँ, जरूर खेलूंगी। कोई जरूरत नहीं है खेलने की, घर का सारा काम करो बस। सलोनी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आयुष के साथ खेलने लगती है। अब सलोनी की सास ये देखती है तो गुस्से से कहती है, सलोनी क्या कर रही हो ये? कितनी बार कहा तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहो। अपनी तरह मेरे बेटे को भी काला कर दोगी क्या? माँ, जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मेरी शादी आयुष जी के साथ क्यों कराई? अरे मजबूरी थी मेरी। अब जा यहाँ से। तेरी परछाई भी मेरे बेटे पर नहीं पड़नी चाहिए। सलोनी अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर भी आयुष की बहुत देखभाल करती है। उसकी दवाइयों का, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है। एक दिन आयुष छत से गिर गया और उसके सर से खून निकलने लगा। हाय, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई मदद करो, मेरे बेटे को कितना खून निकल रहा है। अरे कोई अस्पताल लेकर चलो। सलोनी वहां आती है और आयुष को लेकर सीधा अस्पताल जाती है। इस दुर्घटना के बाद आयुष बिल्कुल ठीक हो गया। अरे आयुष जी, आपको होश आ गया? कैसे हो आप? तुम सलोनी हो ना? आपने मुझे पहचान लिया? पहचानता कैसे नहीं, मैंने तुम्हें इतना परेशान जो किया है। धीरे धीरे आयुष के सर की चोट ठीक हो जाती है। सलोनी ने हर कदम पर आयुष की बहुत मदद की थी, लेकिन फिर भी आयुष उसे जीवन साथी के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाता है। माँ, आपने सलोनी से मेरी शादी क्यों करवाई? मजबूरी थी बेटा, तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। सलोनी के माँ बाप बहुत गरीब थे और इससे भी कोई शादी नहीं करना चाहता था। इसके माँ बाप के भी बहुत हाथ पैर जोड़े, तब वो शादी के लिए राजी हुए। अरे माँ, तो क्या जरूरी था शादी करवाना? मत करवाती। बेटा, मेरी भी तो उम्र हो गई है, मैं तुझे संभाल दिया घर को। मुझे भी तो किसी की जरूरत थी ना जो मेरे घर को अपना घर समझकर काम करे, तेरी भी देखभाल करे। नहीं तो अपने इतने सुंदर बेटे के लिए इतनी काली बहू मैं कभी ना लाती। लेकिन माँ, मैं इस काली कलूटी सलोनी के साथ नहीं रहना चाहता। अरे परेशान क्यों होता है?
दूसरी शादी कर लेना बेटा। और आयुष ऐसा ही करता है। वो जूली से शादी करके उसे घर ले आता है। आयुष जी, आपने दूसरी शादी कर ली, बिल्कुल भी नहीं सोचा मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सोचकर ही ये कदम उठाया है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आयुष जी, आप मुझसे एक बार पूछ तो लेते। तू इस घर की मालिक नहीं है जो हर बात तुझसे पूछ कर ही करेंगे। अब ज्यादा बकवास मत कर, हमारे लिए खाने को कुछ बना दे, बहुत भूख लग रही है। सलोनी को आयुष के बेवफाई से बहुत दुख होता है। वो किचन में खाना बनाते समय सोचती है, आयुष जी इतने मतलबी कैसे हो सकते हैं? मैंने क्या कुछ नहीं किया इनके लिए। दिन रात जाग कर सेवा की, इस घर को अपना घर समझा, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि मेरा रंग काला है। क्या उनकी नजरों में मेरे दिल का कोई मोल नहीं है? सलोनी ये सोच ही रही थी कि तभी वहां पर जूली और कुसुम आकर कहती है, ए कालो, तुझसे खाना बनाने के लिए कहा था, इतनी देर लगती है क्या खाना बनाने में? तमीज से बात करो। जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो, उस तरह मैं भी इस घर की बहू हूं। तू इस घर की बहू कभी थी नहीं और कभी होगी भी नहीं। तेरी हैसियत इस घर में नौकरों से कम नहीं है, समझी? अब जल्दी से खाना बना दे। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी, तभी जूली और कुसुम वहां आकर कहती हैं, सलोनी ये ले, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां हैं, अब मैं इन्हें नहीं पहनती, तुम ही इन्हें पहन लेना। मैं तुम्हारी पुरानी साड़ी क्यों पहनूं? काम नौकरों वाला और नखरे महारानी वाले। ठीक है, मत लो। वैसे भी सासू माँ ने तुम्हारे सारे नए नए कपड़े तुम्हारी अलमारी से निकाल लिए हैं। अब तुम्हारे पास यही साड़ी है जो तुमने पहन रखी है। सलोनी, वैसे भी तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत? अब से तू जूली के पुराने कपड़े ही पहनेगी। नहीं माँ जी, मेरे कपड़े वापस करो, मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी। अरे सलोनी कौवा, अगर मोर पंख लगा लेना तब भी वो कौवा ही रहता है, मोर नहीं बन पाता। तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, रहेगी तो तू काली ही। मैं चाहे जितनी भी काली हूँ, लेकिन आपसे बेहतर हूँ। मेरा तो तन ही काला है, आपका तो मन भी काला है। तभी मेरे सारे एहसान भूल गए आप सब। इस बात पर जूली सलोनी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है, माँ जी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब कुसुम और जूली सलोनी पर बहुत अत्याचार करती, उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। एक दिन जूली ने अपने पति और सास से कहा, माँ जी, आयुष जी, आप इस सलोनी को घर से निकाल दो, ये तो दिन पे दिन सर पर चढ़ती जा रही है। पर वो इतनी आसानी से घर से जाएगी नहीं। आप ये घर मेरे नाम कर दो, मैं उस कल्लो को इस घर से निकाल दूंगी। आयुष और कुसुम बिना कुछ सोचे समझे अपना घर जूली के नाम कर देते हैं। अब जूली सलोनी से कहती है, ओए कल्लो, ये पकड़ अपना सामान और निकल जा इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? ये मेरे पति का घर है। ये तेरे पति का घर था। तेरे पति ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, अब ये घर मेरा है, इसलिए निकल यहां से। सलोनी आयुष से कहती है, सुनिए जी, देखिए तो ये क्या कह रही है, ये मुझे इस घर से निकाल रही है। आपने ये घर इसको दे दिया है क्या? हाँ, ये सही बोल रही है। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए चली जाओ यहाँ से। सलोनी जाने से मना कर देती है तो उसकी सास और सौतन उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से निकाल देती है। अब जूली का पूरे घर पर राज हो जाता है, तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। जूली अपनी सास से सारा काम करवाती। सासू माँ, आज मटर पनीर की सब्जी बना लेना। बहू, मुझसे घर का काम नहीं होता, तुम ही मेरी मदद कर दिया करो ना। तुम तो कुछ काम नहीं करती, बस सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती हो। ऐ बुढ़िया, मैं उस कल्लो सलोनी की तरह नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचूं। अगर आपको इस घर में रहना है तो रहो, वरना आपको भी सलोनी की तरह निकाल दूंगी। अब जूली कुसुम को घर की नौकरानी ही समझती। वो अपने पति आयुष का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ना उसे समय से दवाई देती, ना उसके खाने पीने का ध्यान रखती।
अब आयुष की तबीयत भी खराब रहने लगी। तभी आयुष और कुसुम को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, हमने सलोनी को घर से निकालकर बहुत बुरा किया। कितनी अच्छी थी, मेरा और इस घर का कितना ख्याल रखती थी। बेटा, हम उसके पास चले जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। सलोनी बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देगी और दोबारा इस घर में आ जाएगी। जूली अपने पति और सास की बात सुन लेती है। अच्छा, तो माँ बेटा मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, दोबारा से मेरी काली सातन को घर में लाना चाहती हो। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों जरूर इस घर से जाओगी। अब चुपचाप से निकल जाओ मेरे घर से। जूली अपने पति और सास को भी निकाल देती है। वो सीधा सलोनी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। सलोनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मुझे मिल गई है। हाँ बहू, हमें समझ में आ गया है कि दिल खूबसूरत होना चाहिए, रंग से कुछ नहीं होता। हमें माफ कर दो बहू। देखो आयुष की तबीयत भी कितनी खराब है। आयुष जी की तबीयत खराब है और मेरी गोरी सातन ने आप दोनों को घर से निकाल दिया, तो आप दोनों को मेरी याद आ गई। अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। नहीं सलोनी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। वादा तो आपने उस दिन भी किया था जब आपने मुझसे शादी की थी। और माँ जी, आपने मेरे माता पिता से वादा किया था कि आप मुझे बेटी बनाकर रखोगी, लेकिन आपने तो मुझे अपने घर पर नौकरानी बनकर भी नहीं रहने दिया। नहीं नहीं बहू, अब ऐसा नहीं होगा। छोड़िए माँ जी, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गए, मुझे वैसे भी आप दोनों से मिलना था। सलोनी अलमारी से तलाक के पेपर निकालती है और आयुष के हाथ में थमा देती है। मुझे आपसे तलाक चाहिए, इन पेपर पर साइन कर दीजिए और मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दीजिए।